नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट राघवेंद्र सिंह राजपूत अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडीआर अड्डा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा आप जानते हैं कि मैं देश की बात करता हूं, तो थोड़ा आपसे देश की बात करूंगा और देश में चल रहे मुद्दों पर बात करूंगा। तो जैसा आप जानते हैं कि किसानों को सरकार की तरफ से अब जो न्योता आया है बातचीत का, अब वो डेडलॉक खुल गया है। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो अमर अनशन पर बैठे थे, उन्होंने मेडिकल सुविधा लेने से की स्वीकृति दे दी है। और किसानों का जो डेडलॉक सरकार के साथ बना हुआ था कि उनके और किसानों के बीच में किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं हो रहा था, तो उस संवाद के रास्ते खुले हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किसान जिन बिंदुओं पर, जिन मोर्चों पर अपने 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 एजेंडे को लेकर, अपनी मांगों को लेकर वो दिल्ली जाना चाहते थे, जिन मांगों पर समर्थन लेकर वो सरकार से उन मांगों को पूरा करवाना चाहते थे, उन पर क्या होता है, सरकार और किसानों के बीच में नेगोशिएशन में क्या होता है। क्या अब एमएसपी के लिए, किसानों के लिए कि एमएसपी के लिए सरकार के दरवाजे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इन बिंदुओं पर, किसान की कर्ज माफ़ी पर क्या होता है, लैंड एक्विजिशन में जो अधिग्रहण की जो एक समस्या थी कि बाज़ार मूल्य से 4 गुना मुआवजा की जो बात मनमोहन सिंह की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में की थी, उसका क्या होता है। ये 3-4 बिंदुओं पर अब दोस्तों सरकार जो है उसका न्योता किसानों को मिला है। और आने वाले समय में 26 जनवरी को किसानों की देश भर में जो ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही है, और अपने मांगों के समर्थन मांगने के लिए 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, वो देश के लोगों से समर्थन मांगा जाएगा कि किसानों के इस संघर्ष में वो उनका साथ दें और एमएसपी की गारंटी का कानून हो, चाहे कर्ज माफ़ी की बात हो, ये मांगें उनकी मानी जाएं। तो आप देखना होगा कि सरकार और सबसे दिलचस्प बात जो दोस्तों देखने लायक होगी वो होगी कि एमएसपी की गारंटी पर सरकार क्या फार्मूला लेकर आती है। क्योंकि जब हम ये किसानों का और इनका जो किसानों का और सरकार का जो डेडलॉक चल रहा था, तो उस दौरान किसानों का ये कहना था कि सरकार कोई कृषि विपणन कानून को लेकर अब आगे बढ़ रही है। और कृषि विपणन कानून जो है वो उन 3 काले कानूनों से मिलता जुलता है, जो देश की एग्रीकल्चर को कॉरपोरेट की तरफ धकेलने के लिए जो 3 काले कानून लाए गए थे, वो कृषि विपणन विधेयक जो बनाया जा रहा है, जो नया ड्राफ्ट किसानों के समक्ष सरकार रखने की तैयारी कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने इस डेडलॉक को इसलिए ख़त्म किया है कि सरकार जो नए कृषि विपणन कानूनों को जो नए सिरे से उस प्रस्ताव को किसानों के समक्ष रखना चाहती है, जिसको किसानों ने अभी उनकी मंजूरी किसानों की नहीं है। और उनका कहना है किसानों का कि ये कृषि विपणन विधेयक जो बनाया जा रहा है, उन 3 काले कानूनों से मिलता जुलता विधेयक है। और एग्रीकल्चर को ये प्राइवेटीकरण की ओर धकेलेगा, और किसान के लिए बैंकों के दरवाजे बंद करने की जो पूरी तैयारी उन कानूनों में थी, 3 काले कानून में, उस तरीके के प्रावधान भी इसमें डाले जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब जो किसानों के बीच में और जो सरकार के बीच में अब जो नेगोशिएशन होगा दोस्तों, वो देखने लायक होगा, क्योंकि ये देश में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि आपको गोदी मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, जिसको मैं भटकाऊ तंत्र कहता हूँ, उस तंत्र में आपको इस तरीके की चर्चाएं इसलिए देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये देश का एक बहुत बड़ा किसानों का ही मुद्दा नहीं है, ये देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक मुद्दा भी है, जिससे देश की इकनॉमी में भागीदारी बढ़ेगी, जिससे इकनॉमी में भागीदारी तय होगी, और जिससे इकनॉमी की दिशा और दशा तय होगी, किस देश की इकनॉमी अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो किसानों का दोस्तों जो किसानों का नेगोशिएशन अब जो सरकार के साथ होने वाला है, उसमें देखना होगा कि एमएसपी, तो एमएसपी के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे आज बात करूंगा कि एमएसपी की मांग जो किसान की है, तो वो कहाँ तक जायज़ है। तो आप देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, चाहे तेल हो, साबुन हो, शक्कर हो, या साबूदाना हो, किराना हो, या तेल हो,
तो आपने देखा होगा कि उसमें एक एमआरपी करके उसका रेट फिक्स करती है कंपनी, और उस रेट से कम में वो नहीं बिकता है, और अपना मुनाफा और अपनी लागत उस धंधे में जोड़कर और उसकी मूल्य तय होता है। ऐसे ही दोस्तों किसानों का है कि एमएसपी की बात जब किसान करता है तो किसान का जो एमएसपी तय करने का जो फार्मूला है, एक तो सबसे बड़ी समस्या देश में ये उत्पन्न हो गई है कि देश में एग्रीकल्चर के हिसाब से मंडियों की संख्या कम हो गई है, तो एमएसपी पर बहुत कम अनाज तुल पाता है, और जो सारा अनाज जो है हिंदुस्तान के किसान का, भारत के किसान का जो सारा अनाज है वो प्राइवेट हाथों में है। और जब आप उसका एनालिसिस ज़मीन पे जाकर करेंगे तो आप देखेंगे कि सरकार तो बहुत कम क्राफ्टों पर जो है वो एमएसपी का मूल्य जो है वो घोषित करती है, और बहुत कम राज्यों में जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, या उत्तर प्रदेश में जो गन्ना बेल्ट हुआ वहाँ पर किसानों को एमएसपी मिल पाता है। लेकिन जिन जिन राज्यों में मंडी व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी हुई हैं, मंडियां बंद पड़ी हुई हैं, वहाँ का सारा इन क्राफ्टों का भी जो व्यापार है वो सारा प्राइवेट्स का प्लेयर्स करते हैं, और उसमें एक मोटा मुनाफा कमाते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो जो एमएसपी घोषित करने की जो एक फार्मूला है वो इन लोगों को मदद करता है, और गवर्नमेंट की जो लचर व्यवस्था है वो इनको को मजबूर करती है किसान को उन प्राइवेट प्लेयरों के पास जाने में। तो आप जब इसका एनालिसिस करेंगे तो जो एमएसपी सरकार घोषित करती है उससे कम मूल्य में जो सारा प्राइवेट का जो कारोबार है जो अनाज का वो धड़ल्ले से चलता है और एमएसपी से कम रेट में चलता है। उसके लिए जिम्मेदार ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्लेयर ही अकेले जिम्मेदार हैं, उसमें प्राइवेट प्लेयर भी अकेले जिम्मेदार नहीं है, उसमें गवर्नमेंट की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो नीति होती है उससे पूरा प्रभाव और उससे अनाज का व्यापार पर बहुत गहरा असर पड़ता है, और व्यापारियों पर भी जो प्राइवेट प्लेयर हैं उन पर भी गहरा असर पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली उसका जो नुकसान है, उसका जो घाटा है वो किसान को उठाना पड़ता है। तो आप जब इसका एनालिसिस करेंगे तो एमएसपी के बारे में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि कम से कम 70% किसानों को तो एमएसपी मिलता ही नहीं है, और जिन किसानों को एमएसपी मिलता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एमएसपी तय करने का जो फार्मूला है ये सरकारों से किसानों का संघर्ष दोस्तों आज का नहीं है। ये संघर्ष बहुत पुराना संघर्ष है, लेकिन किसानों एग्रीकल्चर में बहुत सारे सुधार होना थे, और मनमोहन सिंह की सरकार में मैं मानता हूं कि एमएसपी का एक जो कानून है वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी बन सकता था, लेकिन उस सरकार ने नहीं बनाया। अब क्या कारण रहे ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस सरकार ने जो किसानों का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव जो इस देश में किया था वो किया था भूमि अधिग्रहण कानून के सुधार में, और कर्ज माफ़ी करके किसानों की 72,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी। और जो भूमि अधिग्रहण सुधार है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है मीडिया में या सोशल मीडिया में या किसानों के द्वारा, लेकिन मैं मानता हूँ एज आ एडवोकेट थोड़ी सी कानून की बात भी आपसे करता हूँ। तो आप जानते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि भूमि अधिग्रहण सुधार जो 2013 मनमोहन सिंह का जो काम रहा और जो उन्होंने उसको लागू कराया देश में 2013 में लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर, वो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी, मतलब बहुत बड़ा डिसीजन था वो। क्योंकि उस पर वो सीधा किसान की लैंड से जुड़ा हुआ डिसीजन है, और एमएसपी का मुद्दा जो है वो किसान की क्राफ्ट से जुड़ा हुआ, उसके प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी ये भी एक काम हो सकता था, हो सकता है उस सरकार के पास का समय ना रहा हो या उनकी कोई मजबूरी रही हो, लेकिन दोस्तों ये मनमोहन सिंह जी का जो क्रांतिकारी कदम किसानों को जो सुरक्षा देने के लिए उनकी लैंड के की जो भूमि अधिग्रहण सुधार किया गया था 2013 में, उसके अनुसार बाज़ार मूल्य से 4 गुना मुआवजा अधिग्रहण में किसान को मिलना तय था, और बात कही गई थी, और 70% किसानों की सहमति के बिना लैंड को एक्वायर नहीं किया जा सकता, उनको सुरक्षा दी गई थी। लेकिन जो 3 काले कानून लाए गए थे, जैसा मैं आपसे कहता हूं कि ये जो आपको अंतर समझ में आता है पिछले 10 साल के कार्यकाल का और मनमोहन सिंह जी कार्यकाल का, इसके उद्देश्यों का एक बहुत गहरा गहरा अंतर है कि उन 3 के काले कानूनों में सबसे बड़ा
अधिकार जो किसान का समाप्त किया जा रहा था वो था उसका कोर्ट जाने का अधिकार कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश में कानून बनाकर लागू करके उन काले कानूनों के द्वारा और किसान को बैंकों से बाहर करने के लिए इस तरीके के क्लॉज डाले गए थे कि किसान जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी से वो कर्ज लेगा और अगर वो डिफ़ाल्टर हो जाएगा तो फिर कंपनी उससे वसूलेगी। तो अगर कंपनी और किसान के बीच में अगर किसी प्रकार के लेन देन में या उसके अनुबंध में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी या विवाद होता था तो उस काले कानून में ये प्रावधान किया गया था कि किसान सिर्फ अनुविभागीय अधिकारी तक ही अपने अधिकार के लड़ाई को लड़ने जा सकता है और उसका कोर्ट जाने का अधिकार ख़त्म कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट आज जो किसान को सुप्रीम कोर्ट जाने तक का पूरा अधिकार है, वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ सकता है। उस अधिकार को समाप्त किया जा रहा था उन 3 काले कानूनों को, इसीलिए वो किसान उनको काले कानून कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो एमएसपी का दोस्तों जो मुद्दा है, वो जो लैंड एक्विजिशन हो गया 2013 में, तो इस देश के पूंजीपति मतलब जो एक पूंजीवाद के लोग हैं, जो पूंजीवाद को समर्थन करते हैं और पूंजीवाद का सपोर्ट करते हैं और पूंजीवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वो लैंड एक्विजिशन बिल जिसमें 4 गुना मुआवजा बाज़ार मूल्य से मनमोहन सिंह जी ने क्रांतिकारी कदम उठाया, उसके बाद उस सरकार के ख़िलाफ़ एक माहौल खड़ा करके और उस सरकार की जो विदाई और उसकी जो छवि को धूमिल किया गया और किसानों की एमएसपी का मुद्दा आता उससे पहले ही 2013 में उस सरकार की विदाई हो गई। और आज जो सरकार को जो लोग चला रहे हैं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो मतलब आज जो देश के मुखिया हैं, जो प्रधान सेवक हैं, उनके खुद का ये लिखित दिया हुआ उस सरकार को, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनने खुद ने लिख के दिया था कि एमएसपी की गारंटी का कानून इस देश में बनना चाहिए। लेकिन अब 2014 में जब इस तरीके के लोग जब सत्ता में आए और जब ये पूंजीवादी सत्ता अपने पूरे बहुमत से जब आई, तो आप देखिए कि एमएसपी के गारंटी का कानून आज नहीं बनाया जा रहा है। और एमएसपी का जो फार्मूला है, उस फार्मूले की थोड़ी सी अब मैं आपसे बात करूंगा। लैंड एक्विजिशन की मैंने आपसे बात की, तो वो यहाँ से शुरू होती है किसानों का संघर्ष भट्टा परसौल से। और एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो आप अगर किसान का जो स्वामीनाथन जी उस सरकार से भी जो संघर्ष हुआ और जो स्वामीनाथन कमेटी का एक गठन किया गया, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की प्रोविज़न में और स्वामीनाथन जी की कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया कि किसान की जो एमएसपी का मूल्य जो तय करना है, तो उसकी मेहनत, उसका जो वर्कआउट मतलब पर डे के हिसाब से उसका जो वर्कआउट बनता है एग्रीकल्चर में, जो उसकी मेहनत है, जो उसकी मजदूरी है, उसको भी इंक्लूड किया जाए। और उसकी जो लैंड की जो कॉस्ट है, जैसा आप जानते हैं कि देश में बहुत सारी जगह जो है वो किराए पर ज़मीन लेकर किसान खेती करता है, तो उस लैंड की कॉस्ट को भी उसमें प्लस किया जाए और उसके बाद उसकी लागत को प्लस करके उसके बाद जो क्राफ्ट का मूल्य तय किया जाए और सभी क्राफ्टों को इसके अधीन लाया जाए और देश में एक एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए कि इससे कम में प्राइवेट प्लेयर्स भी जो अनाज का व्यापार करते हैं जिन राज्यों में, उन राज्यों में के किसान को भी प्रोटेक्शन मिल सके और उसको उसका दाम मिल सके, तो उसका एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जा सके, जिसको अगर लोकसभा राज्यसभा से पारित करके बना दिया जाता है तो सरकार जो मूल्य घोषित करेगी। तो C2+50 का उनने जो फार्मूला दिया, उस C2+50 के हिसाब से जब आप देखेंगे तो मैं 2-4 क्राफ्ट में आपको बताता हूं। जैसे मोटा धान है, तो जो अगर 2200 रुपये कुंटल आज के फार्मूले से जिसका रेट घोषित किया गया है, अगर C2+50 के हिसाब से उसका मूल्य घोषित किया जाए तो उसका मूल्य लगभग 3000 से 3500 रुपये है। इसी प्रकार सरसों मतलब 1000 रुपये से ऊपर का 100 किलो प्रति 100 किलो या कुंटल पर किसान को घाटा हो रहा है, उसको हानि हो रही है। और जब आप देखेंगे जैसे सरसों का या सोयाबीन का, जब आप C2+50 से अगर मूल्य निकालेंगे तो उनके प्रति 100 किलो और 1 कुंटल पर लगभग ये अंतर बढ़ के 2000 रुपये प्रति 100 किलो चला जाता है 1 कुंटल पर। तो किसानों का कहना है कि उनका जो एमएसपी तय करने का जो फार्मूला है, जैसे देश में पूंजीपतियों को अपने प्रोडक्ट का दाम तय करने का एक निश्चित फार्मूला होता है, उसी तरीके से किसान की भी
सारी लागत को उसमें इंक्लूड किया जाए, कल्टीवेशन को उसमें इंक्लूड किया जाए और लैंड की जो कॉस्ट है उसको उसमें इंक्लूड किया जाए, उसके बस वर्कआउट को उसमें इंक्लूड किया जाए। उसके बाद उसकी क्राफ्ट का मूल्य तय हो और उसको गारंटी बनाकर, कानून बनाकर देश में ये कानून बनाया जाए कि उससे कम में किसान की क्राफ्ट को नहीं का व्यापार नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो C2+50 के हिसाब से जब असेसमेंट रिपोर्टें आती हैं और किसानों के जो जागरूक नेता हैं और किसानों के संगठन हैं जो काम करते हैं, तो आप देखिए कि भारत के किसान को पिछले 10 साल में लगभग 40 से 42 लाख करोड़ का नुकसान हुआ उसके व्यापार में, अनाज के व्यापार में, और जिससे किसान कर्ज में चला गया। और कर्ज माफ़ी की बात करता है तो अर्थशास्त्री तर्क देने आ जाते हैं और 7.5 लाख किसानों ने इस देश में आत्महत्या कर ली। तो C2+50 के हिसाब से प्रति क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो किसानों की ये मांग है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच में ये जो डेडलॉक टूटा है, इससे क्या निकल के आता है। दोस्तों, जो भी निकल के आएगा आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है कि किसानों का मुद्दा देश का मुद्दा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।